हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट एक कक्षा 12वीं की समाज विज्ञान का पोल साइंस का, जिसका नाम है जी दो ध्रुवीयता का अंत। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड, यानी फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, दिखा देता हूं मैं आपको। देखो, फर्स्ट पार्ट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फर्स्ट पार्ट जाकर देख कर आना। और मैं जो भी अपलोड करूंगा ना चैप्टर, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में मैं चैप्टर के एमसीक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इतिहास के चैप्टर का भी, ठीक है। देखो, फर्स्ट पार्ट देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सिर्फ इस वाले चैप्टर के लिए नहीं, पूरी बुक के लिए। क्योंकि आपको पता है ना, आपका ना पहले एक चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर नंबर 1, जो दो ध्रुवीयता का अंत नहीं था, उसका नाम था शीत युद्ध का दौर, जो कि अब कट हो चुका है। बट उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आपके आने वाले चैप्टर के अंदर ना, छोटी छोटी चीजें जो थी ना, वो उसके अंदर इंक्लूड थी, ठीक है। बट अब वो चैप्टर कट हो चुका है। बट मैंने वो बहुत सारी चीजें इसके अंदर फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर इंक्लूड करा दिया है। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में जब आप पढ़ोगे ना, नाटो, वारसा, है ना, आने वाले चैप्टर में थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, तब आप बोलोगे सर ये नाटो तो पढ़ा ही नहीं, सर कब पढ़ाया आपने, ये तो पता ही नहीं हमें। तो इसीलिए मैंने वो चीजें पहले ही फर्स्ट पार्ट में क्लियर करवा दी, ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, आने वाले चैप्टर में आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट जाकर देख कर आ जाना। और अगर देख भी लिया तो एक बार दोबारा जाकर देख कर आ जाना, क्योंकि बहुत टाइम पहले फर्स्ट पार्ट अपलोड करा था मैंने, तो चीजें अच्छे से रिकैप हो जाएगी, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया हो, क्योंकि बहुत सारे वर्ड जो आएंगे ना, वो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। देखो, जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी तो मैंने आपको बोला था दो ध्रुवीता। दो ध्रुवीता का मतलब क्या होता है? जब दो महाशक्तियां हो, ठीक है। तो 1945 से लेकर है ना 1991 तक पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ दो महाशक्तियां थी। एक महाशक्ति का नाम तो आपने सुना होगा, अमेरिका, और दूसरी महाशक्ति थी जी सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में एक्चुअल में लड़ाई चल रही थी। किस चीज की लड़ाई चल रही थी? वो चल रही थी जी विचारधारा की। अमेरिका जो था वो पूंजीवादी विचारधारा पे चलता था, और जो यूएसएसआर था वो साम्यवादी विचारधारा पे चलता था। अब इनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया था। बट इतना याद रखो, पूंजीवादी विचारधारा कहती थी कि हम व्यापार करेंगे, और ये इनका ज्यादा फोकस पैसे कमाने पे होता था। साम्यवादी जो विचारधारा थी वो कहते थे हम व्यापार नहीं करेंगे, ठीक है, और इनका ज्यादा जो आप कह सकते हो फोकस है ना, वो समाज के कल्याण पे होता था, ठीक है। तो ये जो दो विचारधारा की लड़ाई है ना, ये 1945 से लेकर 1991 तक चली। अब आप बोलोगे सर 1991 तक क्यों चली, खत्म कैसे हो गई ये लड़ाई? ये लड़ाई इसलिए खत्म हो गई क्योंकि इन दोनों में से एक खत्म हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, इनमें से एक खत्म हो गया तो लड़ाई तो खत्म होगी। तो इनमें से एक, जिसका नाम है यूएसएसआर, सोवियत संघ, ये खत्म हो गया, ठीक है। आज आप ढूंढोगे ना, अमेरिका मिल जाएगा आपको मैप में, बट आपको यूएसएसआर नहीं मिलेगा मैप में। क्यों? क्योंकि अब ये कंट्री टूट चुका है। ये ना 15 कंट्री से अब है ना, ये इसके 15 टुकड़े हो गए यूएसएसआर के। मैं आपको बता दूं, जो बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, अलग अलग 15 कंट्रियां, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके 15 अलग अलग कंट्रियां हुआ करती थी। बट अब 1991 में सारी कंट्रियां अलग अलग हो गई, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये टूटा क्यों, यूएसएसआर टूटा क्यों? टूटा क्यों वो तो हम बाद में जानेंगे, बट पहले तो हम ये तो जान ले कि यूएसएसआर था कैसा, है ना। देखो, अमेरिका के बारे में तो हमें पता है जी, पावरफुल था, ये वो सारा का सारा। बट यूएसएसआर के बारे में तो हमने कभी पढ़ा नहीं, तो अब हम ये देखेंगे कि यूएसएसआर था कैसा, ठीक है। और यूएसएसआर में साम्यवादी विचारधारा कब आई? साम्यवादी विचारधारा यानी, पहले आपको पता है नॉर्मल सरकार होती थी, है ना। बट नॉर्मल सरकार के बाद साम्यवादी विचारधारा उन्होंने कब अपनाई? कब उन्होंने सोचा कि जी समाज का कल्याण करेंगे और व्यापार नहीं करेंगे, ये चीज उन्होंने कब अपनाई? यही हम देखने वाले हैं इस वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व एक ध्रुवीता कब बन गया, तो आपको याद रखना 1991 में, क्योंकि 1991 में जो हमारा एक सोवियत संघ जो सुपर पावर थी वो टूट गई, ठीक है। और टूट गई तो एक ही सुपर पावर बची, और जब पूरी दुनिया में एक ही सुपर पावर होती है तो उसको एक ध्रुवीयता कहते हैं, ठीक है। चलो, अब हमें ना यूएसएसआर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, या मैं कहूँ सोवियत प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। यूएसएसआर कहूँ, सोवियत प्रणाली कहूँ, सोवियत गणराज्य कहूँ, सोवियत संघ कहूँ, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है जी। चलो, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये सोवियत प्रणाली थी क्या, इसके बारे में जान लो। 1917 में, ठीक है, समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में 1971 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। अगर आपसे पूछा जाए कि यूएसएसआर जो है वो समाजवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था वहां पर कब आई, ठीक है, या समाजवादी या सोवियत प्रणाली वहां पर कब आई, तो आपको याद रखना है वो आई थी 1917 में। 1917 में ना यूएसएसआर में क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, जो कि याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ से निकलने के बाद गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए। 1971 में ना रूस के अंदर एक क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, और उसी के बाद वहां पर समाजवादी मतलब समाज के लोगों के लिए ज्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है। मतलब ये बोला गया कि जी हमारी साम्यवादी विचारधारा रहेगी और हम समाज के लोगों के लिए ज्यादा काम करेंगे, प्रॉफिट मेकिंग हमारा मोटिव नहीं होगा, ठीक है, ओके।
और सोवियत प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी वहां पर एक ही पार्टी थी हमारे पूरे के पूरे सोवियत संघ में जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, और वही ये साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देती थी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये तो आपको पता ही है कि एक ही पार्टी है और साम्यवादी देश है, तो साम्यवादी विचारधारा को ही बढ़ावा देगी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी हर कंट्री में होती है, ज्यादातर इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, पता है ना आपको। ठीक है, बट सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी रूस के अंदर थी। ठीक है जी, ओके। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी, कोई और पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर नहीं थी हमारे यूएसएसआर के अंदर। ठीक है, चलो हम ये समझ चुके हैं कि जो यूएसएसआर है वहां पर सोवियत प्रणाली जो थी वो 1917 में आई थी, बोल्शेविक क्रांति के बाद आई थी। वहां पर एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी जो समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा को बल देती थी, और कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं थी। सर इनकी सोच कैसी थी, साम्यवादी विचारधारा की सोच कैसी थी, तो अगर आपसे पूछा जाए साम्यवादी विचारधारा की विशेषता कैसी थी, सोच क्या थी उनकी, तो ये लिखना है। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध थी, ऑब्वियस सी बात है, दो दो ही विचारधारा थी, है ना। कौन सी, एक तो थी जी हमारी साम्यवादी, एक पूंजीवादी। अब साम्यवादी यूएसएसआर अपना रहा था तो वो किसके विरोध में होगा, पूंजीवादी। तो यही बात लिखी हुई है कि यह क्रांति जो थी वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ये समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित थी। ये कहती थी कि समाज में सबको समान अधिकार, समतामूलक यानी संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए, सबको बराबर चीजें देनी चाहिए। ठीक है, और समाजवाद के लिए काम करती थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्थाओं को समाप्त करने और समाज में समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। मैं अगर आपको इसमें कुछ सिंपल लाइन में बताऊं ना, तो आप बस इतना याद रखो कि जो हमारी साम्यवादी विचारधारा थी ना वो निजी संपत्ति के विरोध में थी। इनका कहना था, साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले लोगों को कहना था कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है जी, और अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, और सब कुछ जो था, जो अर्थव्यवस्था थी पूरी की पूरी राज्य के नियंत्रण में थी, यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री बड़े बड़े बिजनेस होते थे ना वो राज्य के सरकार के कंट्रोल में हुआ करते थे। ठीक है जी, क्या क्या विशेषता थी, पहला ये पूंजीवादी के विरोध में थे, दूसरा ये समाजवाद और समतामूलक समाजवाद की जरूरतों से प्रेरित थे, तीसरा ये निजी संपत्ति के बिल्कुल विरोध में थे, चौथा कि यहाँ पर योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में ही सारा का सारा काम हुआ करता था। ठीक है जी, चलो बाकी ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट में ये भी देखा था कि है ना, तीन दुनिया होती थी, एक पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। और जो दूसरी दुनिया है ना वो सारी की सारी वो कंट्री थी जिसने सोवियत या मैं कहूँ सॉरी सोवियत कह दिया मैंने, साम्यवादी विचारधारा को जो अपनाते थे। ठीक है जी, तो ये जो भी रेड में दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे साम्यवादी विचारधारा को अपनाने वाले देश हैं। ठीक है जी, और इसमें सबसे बड़ा देश आपको दिख ही रहा होगा, रूस है। ओके चलो, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। तो यही बात लिखी हुई है कि जो दूसरी विश्व युद्ध के बाद है ना, पूर्वी यूरोप के देश जो हैं वो सोवियत संघ में आ गए थे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये देखो ये दे रखा है, ये यूरोप है, तो पूर्वी यूरोप यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये आप देख रहे हो रेड रेड है, तो यही बात लिखी हुई है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद है ना, जो पूर्वी यूरोप के ज्यादातर जो देश थे ना वो किसके अंदर आ गए थे, सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ के अंदर आ गए थे। अच्छा, क्यों आ गए थे, क्योंकि वहां पर है ना बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, पूर्वी यूरोप के देशों में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, फांसीवादी ताकतें थी। अब फांसीवादी ताकतें क्या होती है, ऐसी सरकार जो है ना लोगों को अधिकार नहीं देती, इतना समझ जाओ आप बस, है ना। फार राइट जिसको कहते हैं, लोगों को अधिकार वगैरह नहीं देती थी, अपनी मनमानी करती थी, तो इसके खिलाफ है ना सोवियत संघ के जो देश थे उन्होंने इनकी हेल्प करी थी, तो इसलिए सोवियत संघ में मिल गए। ठीक है जी, और दूसरी दुनिया किसको कहा जाता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका था, जो साम्यवादी देश है ना, जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया था उनको हम दूसरी दुनिया का देश मानते हैं। ठीक है सर, हमें ये समझ आ गया कि सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली जो थी वो 1917 में आई थी। ठीक है, और वो बोल्शेविक क्रांति के बाद आई थी, और इनकी ये सोच थी, और बाद में पूर्वी यूरोप के देशों ने भी इनको ज्वाइन कर लिया। ठीक है सर, समझ गए। सर यूएसएसआर की भी तो थोड़ी विशेषता बताओ आप। आपने तो सिर्फ विचारधारा की विशेषता बताई है ना, मैंने विचारधारा, मैंने कौन सी, मैंने साम्यवादी विचारधारा की, ऊपर आप अगर देखोगे इस वाले में तो मैंने साम्यवादी विचारधारा की सोच बताई है ना। अब मैं यूएसएसआर के बारे में भी थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, यूएसएसआर की विशेषता लिखी हुई है। ठीक है, पहला पॉइंट तो आप यही याद रख सकते हो कि जो यूएसएसआर है वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। कितने, 15 गणराज्यों से, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, ये पॉइंट फर्स्ट लिख सकते हो। दूसरा, पूरी दुनिया को अगर अमेरिका को छोड़ देना तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो शेष विश्व की तुलना में कहीं अधिक विकसित थी। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में है ना फर्स्ट नंबर पे जो अर्थव्यवस्था थी वो तो अमेरिका की आती थी, बट सेकंड नंबर पे जो थी वो सोवियत संघ की आती थी। ये इसकी पहली विशेषता थी सोवियत संघ की। दूसरा, सोवियत संघ में ना जो संचार प्रणाली थी बहुत ही उन्नत थी, मतलब कम्युनिकेशन होता है ना, जैसे एक जगह से दूसरी जगह बातचीत करने का सिस्टम बहुत ही बढ़िया था, है ना। लेटर वगैरह, पोस्ट ऑफिस, ये बहुत बढ़िया नेटवर्क बना रखा था उन्होंने।
तीसरा, यूएसएसआर के पास बहुत ज्यादा ऊर्जा संसाधन भी थे, ठीक है, जैसे खनिज तेल हो गया, लोहा हो गया, इस्पात हो गया, मशीनरी, ये सारी की सारी चीजें उनके पास बहुत ज्यादा थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोवियत संघ दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो सोवियत जो संघ था ना, वो दूर दराज के इलाकों को भी बहुत प्यार से आपस में जोड़े रखता था, ठीक है। कैसे जोड़े रखता था? क्योंकि वहां पर रोड वगैरह का नेटवर्क जो था ना, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क जो था ना, वो बहुत ही अच्छा था। आवागमन का जो नेटवर्क था यातायात का, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत ज्यादा उन्नत था। यहाँ पर पिन से लेकर कार तक सब कुछ बनाया जाता था, ठीक है। ऑल दो क्वालिटी जो थी ना, वो पश्चिमी देशों के मुकाबले ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि सारा कुछ ये अपने देश में ही बनाते थे, यूएसएसआर के, है ना, समझ गए ना। नेक्स्ट है कि सरकार जो है ना, वहाँ सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया गया था सरकार द्वारा। अब ये क्या पॉइंट है? ये पॉइंट, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो यूएसएसआर वो किस पे चलता था, साम्यवादी विचारधारा पे, यानी समाज के कल्याण पे चलता था। तो यही बात लिखी हुई है कि यहाँ पर न्यूनतम चीज है कि रोटी कपड़ा मकान तो आपको सरकार देगी, ठीक है। तो इस चीज पे आधारित था हमारा सोवियत संघ, ठीक है। सरकार बुनियादी जरूरतें की चीजें जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल करने के लिए, है ना, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण, ये सारी की सारी चीजें है ना, सरकार मुहैया करवाता था, और वो भी बहुत कम दामों पर। रियायती रियायती का मतलब होता है सब्सिडी, बहुत ही कम दामों पर मुहैया करवाता था। बेरोजगारी तो यहाँ पर थी ही नहीं। ओके। और सब कुछ जो था, मिल्कियत का प्रमुख रूप जो था वो सरकार था। इसका मतलब है सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था, चाहे वो भूमि हो गई, है ना, और अन्य उपभोक्ता संपदा हो गई, सब पर नियंत्रण जो था वो सरकार था, सरकार के अलावा किसी का नियंत्रण नहीं था, समझ गए। अगर ये पॉइंट आपको बड़े लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत बड़े पॉइंट है, तो ये लिख लो, ये सपोर्टिंग मटेरियल के पॉइंट है। ये आपको छोटे लग रहे होंगे, और ये छोटे हैं भी, आपको ना थोड़ा इसमें दो एक एक लाइन ऐड जरूर करनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये डायरेक्टली लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। समझ गए ना, एक एक लाइन ऐड करनी है, और वो तो आप कर ही दोगे यार, ट्वेल्थ में आ गए हो, आपको पता है आंसर को कैसे बड़ा करा जाए। और एक छोटी सी एडवाइस और कर देता हूँ, सपोर्टिंग मटेरियल अगर आप मान लो प्राइवेट स्कूल से हो, या अगर आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल नहीं है, तो गूगल से सबसे पहले सपोर्टिंग मटेरियल डाउनलोड करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ना बैक क्वेश्चंस जो है ना, वो सारे के सारे मैंने चेक करे, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हर चैप्टर के पीवाईक्यूज जो हैं, या हर चैप्टर के सपोर्टिंग मटेरियल के बैक क्वेश्चन जरूर करके जाना, ठीक है। चलो आ जाते हैं दोबारा से। सोवियत प्रणाली की विशेषता। तो सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है कि सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में तथा समाजवादी आदर्शों से प्रेरित थी, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है, सोवियत प्रणाली में नियोजित व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, यानी सब कुछ जो था वो सुनियोजित ढंग से होता था। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर जो थी वो सरकार मुहैया करवाती थी, रोटी कपड़ा मकान, है ना, मतलब शिक्षा वगैरह, ओके, बच्चों की सुविधाएं वगैरह, ये सारी की सारी जो थी वो सरकार प्रदान करती थी। बेरोजगारी नहीं थी। उन्नत संचार संचार प्रणाली थी, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था, और उत्पादन के साधनों पर भी सरकार का नियंत्रण था। और क्या लिख सकते हो, यहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। और क्या पॉइंट लिख सकते हो आप, कि पिन से लेकर कार तक ये सब कुछ अपने देश में ही बनाते थे, है ना, यानी उपभोक्ता जो उद्योग थे वो बहुत ही ज्यादा उन्नत थे। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट लिख सकते हो, इतने सारे पॉइंट बता रखे हैं। कोई भी 6 पॉइंट याद कर लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, कुछ फायदे थे तो कुछ नुकसान भी थे, मतलब कुछ कमियां भी थी, तो यूएसएसआर की कमियां भी बता रखी है, और ये कमियां ज्यादातर आपसे पूछी जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, आपको ना एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यूएसएसआर है ना, वो क्यों टूटा। अभी हम बेसिकली इस चैप्टर में हम यही तो पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम ये दो ध्रुवीयता का अंत, तो दूसरा ध्रुव कौन सा था, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर कैसे टूटा, क्यों टूटा। अब ऑब्वियसली बात है, यूएसएसआर में कुछ कमियां थी, इसी वजह से टूटा, तो वो कमियां ये लिखी हुई है, ठीक है। तो अभी देखना, जब मैं ये नीचे ना एक और टॉपिक आएगा, जिस टॉपिक का नाम होगा कि यूएसएसआर का विघटन क्यों हुआ, यूएसएसआर क्यों टूटा, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट आपको यही वाले मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कुछ कमियां थी तभी तो टूटा, तो वो कमियां ही विघटन के कारण बन गई, टूटने का कारण बन गई, ठीक है। चलो आ जाओ, अब फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। इसका मतलब है ना, जो ब्यूरोक्रेसी होती थी ना, ब्यूरोक्रेसी का मतलब जो ऑफिसर वगैरह होते थे वो बहुत ही ज्यादा करप्ट थे। करप्ट का मतलब बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट थे, है ना, मतलब लोगों का जीना हराम कर रखा था, समझ गए ना। तो जो ऑफिसर वगैरह थे यूएसएसआर में, सोवियत संघ में, बहुत ही ज्यादा करप्ट थे, अपनी मनमानी करते थे, लोगों को अधिकार नहीं देते थे। और देखो सेकंड पॉइंट भी यही लिखा है कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, उनको बोलने का अधिकार नहीं था। लोग है ना, डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे, वो चुटकुलों से अपनी बात और कार्टून से अपनी बात को वो करते थे,
व्यक्त करते थे, मतलब डायरेक्टली बोलते तो पुलिस उठा के ले जाती थी उनको, है ना? तो इसलिए वो डायरेक्टली, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, डायरेक्टली कोई बात नहीं बोल सकते थे वो। नेक्स्ट पॉइंट है, सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं को सुधार की जरूरत थी, मतलब वहां पर बहुत सारी वो थी, क्या नाम है उसकी, संस्था थी, सब सारी की सारी संस्था सरकार के कंट्रोल में थी और वो ढंग से काम नहीं कर रही थी, उनको थोड़ा उनमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, ये भी एक तरह की कमी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था, और यह दल इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था, मतलब है ना, बेसिकली कंट्रोल करके रखती थी कम्युनिस्ट पार्टी सब कुछ, तो इसलिए सुधार नहीं हो पाते थे, अपनी मनमानी करती थी कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है कि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, कौन नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, बिल्कुल भी जवाब वगैरह नहीं देती थी कोई भी सवाल, क्योंकि एक ही देखो, पता है सरकार कब जवाबदेह होती है, जब उसको डर लगे कि हाँ यार हमको हटाकर कोई दूसरी सरकार आ सकती है। बट हमारे यूएसएसआर में तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, तो उसको डर ही नहीं था कि भाई लोग किसको वोट देंगे, घुमा फिरा के एक ही तो पार्टी है, तो इसलिए इनको डर नहीं था, तो जवाब नहीं देते थे लोगों को। ठीक है, अब देखो एक बात, मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यूएसएसआर है ना 15 अलग अलग गणराज्यों से मिलकर बना था। ठीक है, बट दिक्कत ये थी कि वास्तव में ना ये जो 15 गणराज्य थे, इस पर है ना दबदबा रूस का था, मतलब है ना सबका अपना अपना देखो संस्कृति थी, सबका अपना अपना सारी की सारी चीजें थी, कल्चर था, सबका अपना अपना लैंग्वेज थी, बट है ना बढ़ावा सिर्फ एक ही एरिया की लैंग्वेज को, एक ही एरिया की संस्कृति को दिया जाता था, वो था रूस। रूस, क्योंकि रूस है ना 15 गणराज्यों में से सबसे बड़ा था, और वहीं पर सरकार वगैरह का मतलब सरकार वगैरह वहीं बैठती थी, वहीं के लोग सरकार में ज्यादा थे, तो ज्यादातर जो है ना सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ रूस के लिए ही काम करती थी। ठीक है, रूस के कल्चर और रूस की संस्कृति के लिए ही काम करती थी, और इससे जो बाकी एरिया के यानी 14 जो गणराज्य के लोग थे ना, वो अपने आप को दमित दबा हुआ महसूस करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। ठीक है, मतलब अच्छा था, ऐसा नहीं है कि वहां पर परिवहन और ये जो प्रौद्योगिकी थी वो अच्छी नहीं थी, अच्छी थी, बट पश्चिमी देशों के मुकाबले ज्यादा अच्छी नहीं थी, यानी अमेरिका वगैरह देशों के मुकाबले अच्छी नहीं थी, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, है ना, ये भी एक कमी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोवियत संघ में नागरिकों, राजनीतिक आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे, यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो सोवियत संघ था ना, या सोवियत संघ की सरकार थी, वो अपने लोगों की जो राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं थी ना, वो पूरी नहीं कर पा रही थी। और लास्ट सबसे बड़ी कमी जो थी ना वो यूएसएसआर की, वो ये थी कि 1979 में ना यूएसएसआर ने अपनी सेना भेज दी थी अफगानिस्तान में। ठीक है, और अफगानिस्तान में भेज दी थी जिसकी वजह से सोवियत संघ जो है वो कमजोर पड़ गया। अब आप बोलोगे सर सेना भेज दी कमजोर, ये कैसे हो गया सर, क्या मतलब है इसका? अरे सिंपल सीधी बात है, जब आप अपनी सेना दूसरे देश में भेजोगे तो अपने अपने सेना को भूखा ढूंढना मरने के लिए भेजोगे, तो सारा का सारा खाना यूएसएसआर से होकर कहाँ जाने लगा लगा अफगानिस्तान जाने लगा। अब है ना इसकी वजह से यूएसएसआर के अंदर खाने की प्रॉब्लम आ गई, तो खाना आयात करवाना पड़ा, है ना। तो ये देखो आयात करवाना पड़ा, कितनी बुरी बात है, देश में इतना सारा खाना होने के बावजूद भी खाना आयात करवाना पड़ा, क्यों? क्योंकि सेना को बाहर भेज दिया। अब सेना जो है उसको खाने की जरूरत थी, तो इसलिए देश में खाने की कमी हो गई, तो ये भी एक तरह की कमी थी। अब ये क्यों भेजा अफगानिस्तान के अंदर सेना, अभी हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि एक आपका एक टॉपिक है, आपको पता है ना अफगानिस्तान संकट, वो भी आएगा उसके बाद भी, उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, चलो अभी हमें समझ आया कि सर यूएसएसआर क्या होता है, यूएसएसआर की विशेषता क्या है, अच्छी बात भी देखी थी इसमें, बुरी बात भी देखी थी, है ना। जैसे अच्छी बात तो ये हो गई कि सोवियत मतलब संचार प्रणाली ये सारी अच्छी थी, है ना, और पिन से लेकर कार तक सब बनाते थे। बुरी बात ये थी कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, जवाबदेह नहीं थी, 15 गणराज्यों में से सिर्फ एक ही गणराज्य का दबदबा था। ठीक है, चलो अब है ना हम देखेंगे कि क्या कमियां थी, क्या किसी बंदे ने उस कमी को पूरा करने के लिए कुछ करा, मतलब कमी को हटाने के लिए कुछ करा। यस, एक पर्सन था जिसका नाम था मिखाइल गोरवाचेव, यहां पर लिखा गोरवाचेव, पूरा नाम था उसका मिखाइल गोरवाचेव। ये 1980 के मध्य के दशक में, यानी मैं आपको बता दूं 1985 में ना ये बना कम्युनिस्ट पार्टी का नया महासचिव। ये बंदा बहुत बढ़िया था, ये चाहता था यूएसएसआर को आगे ले जाना, इसने बहुत सारी ऐसी चीजें करी जिसकी वजह से आप कह सकते हो यूएसएसआर आगे तो बढ़ा, बट इसी की वजह से यूएसएसआर टूटा भी। अब आप बोलोगे सर यूएसएसआर आगे भी बढ़ा टूटा भी क्यों सर, इसने ऐसा क्या करा, बताता हूँ सुनो आप। ये बंदा बड़ा बढ़िया था, इसने लोगों को बहुत अधिकार दिए थे। ठीक है, चलो पहले मैं आगे आ जाता हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर बताऊंगा इसके बारे में। तो 1985 के अंदर ये कम्युनिस्ट पार्टी का नया लीडर बना, यानी यूएसएसआर का नया लीडर बना। इसने ना दो पॉलिसी अपनाई, कौन कौन सी, एक तो थी पेरिस्त्रोका जिसको कहते हैं पुनर्रचना, और दूसरी थी ग्लासनॉस्ट जिसको कहता है खुलापन। ठीक है, ये दो उसने आर्थिक और राजनीतिक सुधार वो लेकर आया था।
ये दोनों की दोनों नीतियां जो थी ना, उसमें क्या किया गया था, मतलब आर्थिक विकास और राजनीतिक विचार पर ध्यान दिया गया था यूएसएसआर के। तो मतलब अच्छी चीज करी उसने राजनीतिक। इसमें ने पता क्या किया, इसने ना लोगों को अधिकार देना शुरू करे। पहले मैंने आपको बताया था ना, यूएसएसआर की सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि लोगों के पास अधिकार नहीं थे। इसने लोगों को अधिकार देना शुरू किया कि भाई बोलो, तुम्हें अगर हमारे से कोई दिक्कत है तो बोलो, हम सुनना चाहते हैं। इसने ये कर दिया, बट इसकी वजह से प्रॉब्लम भी आ गई। क्या प्रॉब्लम आई हम देखते हैं, बट उससे पहले और देख लेते हैं और इसने क्या काम करे। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ को रोक दिया। आपको पता है ना, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में लड़ाई चल रही थी, है ना, और दोनों के दोनों हथियार वगैरह बना रहे थे। तो इसने हथियारों की होड़ खत्म कर दी। इसने अमेरिका के साथ मिलकर संधि वगैरह करी, एग्रीमेंट करा कि आप भी हथियार मत बनाओ, हम भी नहीं बनाते, क्योंकि इससे हमारा भी नुकसान हो रहा है, आपका भी नुकसान हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज करी उसने, है ना। अब पूरा का पूरा इकोनॉमी पे फोकस कर पा रहे थे। और लास्ट पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से उसने सोवियत सेना को वापस बुला लिया। चलो सर, ये तो समझ आ गया अफगानिस्तान, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि अफगानिस्तान में सेना भेजी थी 1979 में, वो वापस बुला ली इसने, मिखाइल गोरबाचेव ने, जो कि अच्छी बात है। बट सर, ये पूर्वी यूरोप में क्यों भेजी थी सेना? अरे देखो, मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या थी। ये पूरा मान लो हमारा यूएसएसआर है, और ये पूर्वी यूरोप, चलो मैं ऊपर दिखाता हूँ, ये हमारा पूर्वी यूरोप है। ये भी यूएसएसआर के अंडर था, बट मैंने आपको बताया ना, सिर्फ रूस की बातें ही सुनी जाती थी, रूस के कल्चर की बातें सुनी जाती थी। इनके कल्चर के लिए, इनकी लैंग्वेज के लिए कुछ नहीं होता था। तो ना यहाँ के लोग आवाज उठाते थे, तो यहाँ पर सेना भेज दी थी कि भाई जो बंदा बोले फालतू, उसको लपेट देना, मतलब गुद्दी उसकी नाप देना। समझ पा रहे? गुद्दी नापने का मतलब ये मतलब होता है कि मतलब कुटाई करना है ना, मारना वगैरह होता है। अब दिल्ली वाले समझ रहे होंगे, अब बाकी स्टेट में पता नहीं आप समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को, नहीं। बट हाँ, समझ गए ना अब कि मतलब ये बोला गया, मिखाइल गोरबाचेव ने क्या कहा यहाँ पर, जो सेना पुराने लीडर ने भेजी थी ना, मिखाइल गोरबाचेव ने कहा कि आ जाओ यार, उनको बोलने की आज़ादी दो, अगर वो हमारे से कोई दिक्कत है उनको, तो वो बोलेंगे, बोलने दो उसको, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें करी इसने। बट एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आ गई कि मिखाइल गोरबाचेव ने लोगों को आज़ादी दे दी, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दे दी। लोग जो हैं वो रोड पे आ गए, है ना, आंदोलन वगैरह करने लगे। ये बात कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद नहीं आई। कम्युनिस्ट पार्टी के बाकी लीडर बोलने लगे, अरे कैसे बेवकूफ लीडर बना दिया यार हमने, ये तो लोगों को मतलब इतने अधिकार दे रहा है, रोड पे आ रहे हैं वो, है ना। और जो लोग थे ना, नॉर्मल लोग, वो भी मिखाइल गोरबाचेव से खुश नहीं थे। अब आप बोलोगे सर, मिखाइल गोरबाचेव ने तो एक तो उनको अधिकार दिया और वो फिर भी खुश नहीं है, क्यों सर? अरे बात पता है क्या थी, मिखाइल गोरबाचेव से पहले के लीडर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, है ना। उन्होंने उनको थोड़ी सी भी आजादी नहीं दे रखी थी लोगों को, जहां थोड़ा सा बोलो वहीं पर पुलिस वाले आके मारने लग जाते थे। बट मिखाइल गोरबाचेव ने आजादी दे दी। अब लोग है ना समझ चुके थे कि भाई अगर हमें आजादी चाहिए ना, तो यही लीडर है। इसी लीडर के सामने बिल्कुल इसको मतलब ऐसे लपेट दो, चारों तरफ से घेर लो इसको, क्योंकि अगर ये इसके बाद अगर कोई दूसरा लीडर आ गया ना, वो दोबारा से हमारी वैसी हालत करेगा। तो लोग कह रहे थे कि हमें थोड़े और अधिकार दो। कम्युनिस्ट पार्टी कह रही थी भाई तुमने तो पहले ही बहुत सारे अधिकार दे दिए। तो ये बंदा फंस गया बीच में, ठीक है, ये बंदा बहुत बीच में फंस गया था। और है ना, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे लीडर भी मिखाइल गोरबाचेव के खिलाफ हो गए थे। वो तख्ता पलट करना चाहते थे इसका, मिखाइल गोरबाचेव को हटाना चाहते थे। बट लोग जो लोग थे वो हटाने नहीं देना चाहते थे। वो कह रहे थे यार देखो, काम तो कर रहा है, ये धीरे कर रहा है, बेशक ज्यादा अधिकार नहीं दिया हमको, बट कुछ अधिकार तो दिया है। तो लोग नहीं हटाना चाहते थे। और इसी के बीच में एक नया लीडर बना जिसका नाम था बोरिस येल्सिन, ठीक है। एक बंदा था जिसका नाम था बोरिस येल्सिन, या यतलसिन बोल सकते हो आप इजी करने के लिए, ठीक है। इस बंदे ने बोला कि भाई मैं तख्ता पलट नहीं होने दूंगा इसका, मिखाइल गोरबाचेव का। बट तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट हुआ, और जो बोरिस येल्सिन है वो लीडर बन गया एक्चुअल में। मतलब आप कह सकते हो खुद दूसरे की हेल्प करते करते खुद की हेल्प कर ली इसने, और एक तरह से खुद लीडर बन गया। ये कहता है देखो देखो जी, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो मिखाइल गोरबाचेव को हटा रही है ना। तो आप एक काम करो, आप मेरे को वोट दो, हम मैं बनता हूँ लीडर और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो घुमा फिरा के जो हमारा बोरिस येल्सिन था ना, उसने फायदा उठाया, वो लीडर बन गया। अब चलो थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं कि मिखाइल गोरबाचेव की नीतियों का सोवियत संघ पर क्या असर पड़ा। तो गोरबाचेव ने देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिक नीतियां चलाई। ये अच्छी चीज करी उसने, है ना, अधिकार वगैरह दिए, लोकतांत्रिक अधिकार दिए लोगों को। और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया इसका कि भाई क्यों कर रहे हो, क्यों अधिकार दे रहे हो इसको। 1991 में तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े जो गर्मपंथी थे, जो पसंद नहीं करते थे मिखाइल गोरबाचेव को, और उसने बढ़ावा दिया कि हाँ हाँ हटा दो यार इसको, ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है, ज्यादा ही अधिकार दे रहा है, ठीक है। बट तब तक है ना, लोग जो थे वो स्वतंत्रता का स्वाद चख चुके थे। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी रंगत में वो नहीं जाना चाहते थे, वो दोबारा से नहीं पिटना चाहते थे। तो इसने उन्होंने बेसिकली इस तख्ता पलट का विरोध किया, और विरोध किया सबसे ज्यादा बोरिस येल्सिन ने।
यतलसिन बोल सकते हो आप हिंदी में, वैसे इंग्लिश में येल्सिन बोलते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, आप यतलसिन बोल सकते हो। जो बोरिस यतलसिन था ना, उसने सत्ता पलट का विरोध किया, ठीक है। और सन 1991 दिसंबर, एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 25 दिसंबर को येल्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। मतलब बोरिस येल्सिन बन तो गया लीडर, बट वो बचा नहीं पाया यूएसएसआर को टूटने से, और यूएसएसआर टूट गया। जो 3 सबसे बड़े गणराज्य थे, रूस, यूक्रेन, और आज तो देखो जो रूस है वो यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, वो आगे हम इसके बारे में देखेंगे, बट अभी आगे क्या देखेंगे आप न्यूज़ में देख ही रहे हो, ठीक है। रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 बहुत बड़े एरिया हुआ करते थे यूएसएसआर के। इन्होंने घोषणा कर दी कि जी यूएसएसआर जो पहले हुआ करता था अब वो नहीं है, वो टूट चुका है। अब रूस, यूक्रेन और बेलारूस और जो भी 15 गणराज्य थे ना, वो सारे के सारे अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। कब घोषणा करी बोरिस येल्सिन ने? 25 दिसंबर 1991 को। तो इसीलिए अब आपको समझ आएगा ना। अब आपसे पूछा जाए यूएसएसआर कब टूटा, 1991, एग्जैक्ट डेट 25 दिसंबर को घोषणा करी थी, ठीक है। और देखो कि हुआ क्या उसके बाद। कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ना, क्योंकि लोग जो थे, ये बोरिस येल्सिन था, बोरिस येल्सिन तो आपको पता ही है कि कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में था, तो इसने कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिए। परवर्ती सोवियत गणराज्य, गणराज्य को सही कर लेना, मैंने ना टाइप करने की कोशिश करी हिंदी में, बट गणराज्य ढंग से टाइप नहीं हुआ, तो गणराज्य ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी, पता है ना आपको। तो जो परवर्ती सोवियत गणराज्य थे ना, परवर्ती का मतलब है कि अब जो 15 अलग अलग जो देश बन चुके थे, नए देश बन चुके थे, है ना, उन सबों ने बोला कि हम क्या करेंगे, लोकतंत्र को अपनाएंगे और साथ ही में हम अपनाएंगे जी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। कौन सी अर्थव्यवस्था को? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाएंगे? अरे पता है क्या, ये ना इनको है ना, अब समझ आ चुका था कि यार जो साम्यवादी विचारधारा है वो अच्छी नहीं है, वहां पर लोगों को अधिकार नहीं मिलते, तो क्यों ना एक बार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए। फिर उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और इसमें उनकी हेल्प करी वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने, ठीक है। ये बात याद रखना, क्योंकि आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। किसने आप करी? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली जो 15 गणराज्य थे ना, उनको साम्यवादी विचारधारा से पूंजीवादी विचारधारा में कन्वर्ट करने में हेल्प करी, और इसी चीज को शॉक थेरेपी बोला जाता है, ठीक है जी। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा पहले, फिर ये आगे वाला पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे, पर पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, आप मेरे को ये बताओ कि जो 15 गणराज्य थे टोटल, है ना, यूएसएसआर में सबसे ज्यादा पावरफुल गणराज्य कौन सा था? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, यूएसएसआर के टूटने की घोषणा किसने करी थी? ये बताना है दूसरा क्वेश्चन। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो आंसर, अगर पता है तो, अगर नहीं पता तो वीडियो दोबारा देखना बच्चे। तीसरा क्वेश्चन, कि किन गणराज्यों ने मतलब वो उस बंदे ने तो घोषणा करी थी, बट किन एरिया के किस एरिया ने सबसे पहले, 3 अलग अलग एरिया थे ना जहां अपने जिसने सबसे पहले यूएसएसआर के विघटन की घोषणा करी थी, तो वो 3 एरिया के नाम बताने आपको, ठीक है जी। और चौथा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर 1985 में कौन बना, उसका नाम बता रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया। और बाकी वो जो ये मैं क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, बट ये मैं बोल रहा हूँ, ये याद कर लेना, क्योंकि मेरे को पता है ये आपको याद नहीं हुआ होगा अभी, कि जो मिखाइल गोरबाचेव था, उसने जो पेरिस्ट्रोका और जो ग्लासनोस्ट की पॉलिसी अपनाई थी ना, उसका मतलब क्या था? आपसे पूछा जा सकता है पेरिस्ट्रोका का मतलब क्या था, तो उसका मतलब होता है पुनर्रचना, याद रखना आप, ठीक है। चलो जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्या हुआ, अब देखो, तो सब, और दूसरी बात है कि जो पहले जो पावर यूएसएसआर के पास ना बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। एक है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है, जिसको हम से कहते हैं सुरक्षा परिषद, ठीक है। सुरक्षा परिषद के 5 ही मेंबर है, और 5 में से एक मेंबर हुआ करता था यूएसएसआर, ठीक है। क्या समझ आया? एक है ना यूएनएससी होता था, बस यूएनएससी अभी याद रखो, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में हम इसके बारे में बहुत डीप में पढ़ेंगे। बट यूएनएससी है ना एक डिपार्टमेंट, या आप कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन था। उसमें टोटल 5 कंट्रियां थी, और 5 कंट्री में से एक कंट्री जो थी वो यूएसएसआर थी। बट 1991 में तो यूएसएसआर टूट चुका था, तो यूएसएसआर की सीट कौन लेगा? तो वो यूएसएसआर की सीट ली किसने? रूस ने। और जो भी पहले एग्रीमेंट यूएसएसआर के नाम पे होते थे ना, वो अब रूस के नाम पे होने लग गए, ठीक है। सारी जो एग्रीमेंट थे उसको चेंज करा गया है, यूएसएसआर को रशिया बनाया गया, ठीक है जी। चलो, और बाकी जो 15 गणराज्य टूटे थे ना, उनमें से बहुत गणराज्यों ने सोचा कि यार हम टूट तो गए, बट हमें फिर भी आपस में व्यापार वगैरह करना करना पड़ेगा, या व्यापार वगैरह करना है, या सामान की आवाजाही के लिए कुछ ना कुछ हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा अपना। तो इन्होंने ना अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था CIS, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, ठीक है। जो तो 15 अलग अलग देश टूटे थे ना, तो उन्होंने उनमें से कुछ देशों ने, सबने नहीं, कुछ देशों ने, अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना, आपको पता चलेगा आज CIS के अंदर टोटल 9 कंट्री है, तो 15 में से
15 गणराज्यों में से सिर्फ 9 कंट्री ने किसको अपनाया था, CIS को अपनाया था। ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। बाकी जो अभी ऐसा नहीं है कि चैप्टर खत्म हो गया, अभी और भी रहता है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट रहता है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हम करेंगे। हम एक्चुअल वही देखो, इसमें बहुत सारे पॉइंट किए, कौन सा कि सोवियत संघ का विघटन जो है, चलो पहले चलो कर लेते हैं। मैं ये वाला भी नहीं यार, ज्यादा हो जाएगी बड़ी वीडियो। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन के कारण देखेंगे, और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, के सोवियत संघ के टूटने के बाद क्या हुआ, फिर वो शॉक थेरेपी वगैरह, ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद जो पार्ट होगा वो लास्ट होगा। ठीक है, चलो। आई होप ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ आ गया हो। जो क्वेश्चन पूछे नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कर देना, और जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है ना, जैसे कि मेन पॉइंट स्टडी, तो आपको पता है। देखो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे कर देना। बाकी मेन पॉइंट टैग है, इस पे मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है। ठीक है जी। यहाँ पर मैं बहुत सारी वीडियो डालता हूँ कि फ़ोन से एनिमेशन वीडियो बनाकर, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो बनाकर, दूसरे की वीडियो कॉपी करके, है ना, और वेबसाइट कैसे बना सकते हो, वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी है मैंने। तो इस चैनल को आके सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करो ना करो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चैनल का फ़ायदा उठाओ। ठीक है, वीडियो देखो, वीडियो बनाओ, पैसे कमाओ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके क्या कहते हैं वो 4,000 घंटों का क्राइटेरिया पूरा हुआ है, कुछ के $100 भी कंप्लीट हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई। वो कह रहे सर आपके, भाई मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, चैनल आपने बनाया, मेहनत आप कर रहे हो, थोड़ी सी बस हेल्प करी होगी, बस उससे ज़्यादा क्या। ठीक है जी, आप भी करो। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा जो भी 11th 12th में पढ़ता है, स्कूल निकलने से पहले पहले, मतलब स्कूल कंप्लीट होने से पहले पहले, वो एटलीस्ट है ना $100 तो ऑनलाइन अर्न करे ही करे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप कैसे अर्न कर सकते हो, मेन पॉइंट टेक पे मिल जाएगा। बाकी मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, मन करे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो वगैरह डालता हूँ। और अच्छा, कमल जो है ना, कमल आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट में वर्क करता है। तो जो कमल से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कि जी इनकी जॉब कैसे लगी, क्या है, वैसे मैं इंटरव्यू लूंगा, तो कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो आप वो जो ये वाली जो वीडियो है ना, लेटेस्ट वीडियो, इस पर कमेंट कर देना। ठीक है, मैं नीचे जो है वो क्वेश्चन पढ़ के उससे पूछूंगा, जो भी क्वेश्चन है, जब मैं इंटरव्यू वगैरह लूंगा। ओके, चलो जी। आई होप ये क्लियर हो गया हो। बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, इसके नोट जो है ना वो वेबसाइट पे और टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी वेबसाइट पे भी नोट्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।